उत्तराखंड में खटीमा गोलीकांड की 30वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर 1994 को घटित खटीमा गोलीकांड का दर्द हम कभी नहीं भूल सकते। उत्तराखंड की नींव रखने वाले शहीद राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आपको बता दें कि 2 सितंबर 1994 को मसूरी में गोलियों की आवाज गूंज उठी थी। आंदोलनकारी मसूरी में जुलूस निकालते हुए मसूरी झूलागढ़ पहुंचे, जहां अचानक से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें 2 महिला और 4 पुरुष शहीद हो गए। उनकी शहादत के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड का गठन हुआ। कुछ उन शहीदों की शहादत बताती है। उनके सपनों को हमको याद ही नहीं करना है बल्कि साकार भी करना है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जिन परिस्थितियों के लिए जो है उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, उसमें उसके मूल में जो है ये था कि सुदूर क्षेत्रों में विकास की किरण अभी तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए छोटा राज्य बनाकर जो है इस राज्य की बहबूदी के लिए, विकास के लिए काम कर। ये जब खटीमा कांड जब हुआ तो उसमें हमने 2 तारीख का निश्चय किया था कि हम इसको मस्जिद बंद रहेगा, ठीक है ना। तो सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए झूलागढ़ में। वहाँ देखो तो PSC ने अपना कैंप का डेरा डाल दिया। फिर उसके बाद जो है अब उन्होंने यह कहा पुलिस वाले कि तो आपको क्या चाहिए, हमें गिरफ्तारी चाहिए। तो लोग गिरफ्तार देना शुरू हो गए। तब बाबू करण सिंह के नेतृत्व में वहाँ जुलूस हुआ, ठीक है ना। वहाँ लाठीचार्ज हुई और इनको ट्रक में बैठा गया। अगस्त 1994 को सड़कों पे एक जुलूस निकाला था, वो था आरक्षण के खिलाफ। और धीरे धीरे बदलता हुआ राज्य में तब्दील हो गया कि राज्य चाहिए। और उस समय एक तो सरकार ने 30 साल को गोलीकांड को हो गए और 24वां साल ये जो उत्तराखंड राज्य बने उसको हो गए। हम उस समय पौड़ी गए थे, मैं 4 बसों को लेकर मैं पौड़ी गया था, 4 संघ अध्यक्ष था। और पौड़ी में जब हमने शाम को सुना कि वहाँ पे ऐसा हो गया तो पौड़ी से सारे लोग जितने वहाँ पे 100-200 बसें 300 बसें आ रखी थी, सारे मसूरी चलने के लिए तैयार हो गए थे। उत्तराखंड में रजिस्ट्री धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपितों के ठिकानों से 24 लाख रुपए की नकदी सीज की है। साथ ही बैंक खातों में जमा 11 लाख रुपए फ्रीज कर दिए हैं। इसके साथ ही 58 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषण भी जब्त कर लिए हैं। साथ ही छापेमारी के दौरान ईडी ने करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनकी जांच ईडी ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ईडी ने रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के आरोपितों के उत्तराखंड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और असम स्थित 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। राज्य में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते चमोली जिले में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। साथ ही भारी बारिश के कारण कुछ मकान मलबे में तब्दील हो गए। इस दौरान कई लोगों ने घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि बारिश कर्णप्रयाग नगरपालिका के सिमली क्षेत्र में कहर बनकर बरसी। वहीं मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार से मौसम साफ रहेगा, लेकिन 5 सितंबर से फिर से बारिश होने की संभावना है। खबर पौड़ी के श्रीनगर से है, जहां बैगवाड़ी गांव के समीप एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिसमें वाहन में सवार 2 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों का रेस्क्यू किया। कोतवाल अमरजीत सिंह रावत ने बताया कि घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचाया गया। दो लड़के हमारे पास पहुंचे हैं, दोनों कार एक्सीडेंट में उनका इंसिडेंट हुआ था। अभी दोनों फिलहाल ठीक है, हम इंजेक्शन दे रहे हैं। अभी CT स्कैन और एक्सरे। खटीमा के उधम सिंह नगर में बाढ़ आपदा प्रभावित लोगों को आपदा धनराशि नहीं मिलने के से लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं खटीमा में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी आक्रोशित लोगों के साथ तहसील कैंपस पर धरना दे रहे हैं। आपदा प्रभावित लोगों को सहायता धनराशि उपलब्ध किए जाने की प्रशासन से मांग की गई है।
किया ना कुछ किया, अनाउंस करते मीडिया को भी पहले पता होता। हमने लोगों से कहा भाई जिनको नहीं मिल रहा है वो आओ, हम एक दिवसीय धरना देंगे। तो कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसे क्षेत्र हैं जैसे पकड़िया है, वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 20 तक सारा हमारा शहरी क्षेत्र जो है पूरा जो है जलमग्न हुआ था। केतलसंडा खाम जो गांव है, पूरे शहर का पानी वहां से निकलता है। वहाँ लोगों को ग्रामीण में जो है सहायता राशि नहीं मिल पाई है। पकड़िया में जो है कि लोगों को नहीं मिल पाया है। बनमोहलिया में, मीला घाट में, टेढ़ा घाट में, जो है कि चांदा में, जो है चारू बेटा में, और जो है कि कई लोग छूट गए हैं। जो अपना रगुलिया बनगांव में भी कुछ लोग, मझौला भी छूटे हैं, कुछ लोग दाडाकी भी छूटे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको राशि नहीं मिल पाई है। हमने मुख्यमंत्री जी के सामने कल बात रखी, अमाओं में कई लोग ऐसे छूटे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी के सामने हमने बात रखी भाई कि जो पात्र लोग थे उनको नहीं मिल पाया है। उत्तराखंड जल संस्थान में ठेके पर कार्यरत श्रमिकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में जल संस्थान संविदा कर्म श्रमिक संघ के बैनर तले श्रमिक सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने सरकार से विभागीय संविदा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की, जिसको लेकर वे सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि अभी भी सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो वे सचिवालय पर कूच कर देंगे। देखिए, उत्तराखंड जल संस्थान के ठेके पर कार्यरत पूरे उत्तराखंड में 2000 से ज़्यादा की संख्या में ठेकाकर्मी कार्यरत हैं, जिनको 15 से 20 साल हो गए। 2023 में माननीय पुष्कर धामी जी ने एक आदेश जारी किया कि इनको पोर्टल के माध्यम से संविदा कर्मचारी के रूप में लिया जाए सारे विभागों के लिए। उसका पालन कराने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका 24 दिन से देहरादून में धरना चल रहा है और आज कुमाऊं मंडल के लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर इस पर शासनादेश का पालन नहीं किया जाता तो हम सचिवालय कूच और मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे, क्योंकि ये हम तो कह नहीं रहे, सरकार करे कि ये काम करो तो उसका पालन आखिर कौन नहीं कर रहा। इस लड़ाई के लिए हम सड़कों पर हैं। आज हल्द्वानी में 1 दिवसीय धरना है, क्योंकि हम प्रांत के आह्वान पर हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना लगाया है यहाँ पे, क्योंकि हमारा 29 दिनों से लगातार धरना चल रहा है देहरादून में, 29 तारीख जुलाई महीने से। तो सर उसमें कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं है और हम लोगों की केवल एक सूत्री मांग थी कि जो अन्य ठेकेदार हैं, ये ठेकेदारों को हटाकर हमें केवल एक विभागीय संविदा दी जाए या फिर किसी ओपनल के माध्यम से या पीआरडी के माध्यम से किसी भी संस्था में हमें समायोजित किया जाए, लेकिन किसी पोर्टल में तो विभाग ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी है। अभी तक हमारा लगातार धरना जारी है और ये एक सूत्री मांग को लेकर हम लोग हल्द्वानी में पुनः 1 दिवसीय धरने के लिए उपस्थित हैं। ऋषिकेश में बीते दिनों पत्रकार योगेश डिमरी पर हमला हुआ, जिसको लेकर पौड़ी में युवा पत्रकार संगठन ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान युवा पत्रकार संगठन ने कहा कि ऋषिकेश में पत्रकार योगेश डिमरी पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं के खिलाफ लंबे समय से वे खबरें चला रहे थे, जिसके चलते उन पर हमला किया गया। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि इसमें शामिल दोषियों, पुलिसकर्मियों और शराब माफियाओं पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। हरिद्वार में एक ज्वेलरी शोरूम में 5 करोड़ रुपए की डकैती होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद हरिद्वार के व्यापारियों में खौफ का माहौल है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली से नाराज व्यापारियों ने चंद्राचार्य चौक पर धरना देकर डकैतों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही व्यापारियों को समुचित सुरक्षा मुहैया कराने की मांग रखी है। इधर डकैती की घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस कोई सुराग अब तक नहीं जुटा पाई है। वहीं गढ़वाल के पुलिस महानिरीक्षक करण सिंह नगन्याल ने घटनास्थल का दौरा किया और डकैती की घटना का बहुत जल्द खुलासा कर अपराधियों को पकड़ने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कुछ बदमाश घटना के वक्त बिना नकाब के थे, उससे पता चलता है कि बदमाश आसपास नहीं बल्कि बहुत दूर के इलाके के हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही व्यापारियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए व्यापारियों के साथ बैठक करेंगे और उनसे सुझाव लेकर सुरक्षा की योजना भी बनाएंगे। तरीके हो सकता है, साइंटिफिक ढंग हो सकता है, वो सब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। टीमें गठित कर दी गई है और हम लोग उनके पीछे पीछे हैं। जस्ट आपके ये लगाए कि बहुत जल्दी हम मुलजिमों को हम पकड़ देंगे। और सर इसको डिस्क्लोज करना मैं समझता हूँ अभी विवेचना के हित में उचित नहीं है, लेकिन हम लोग काफ़ी नज़दीक हैं और उनके फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सर जिस तरह बिना नकाब के वो जो है काफ़ी दूर के है, अगर पास के होते तो इनको नकाब वगैरह यूज करते हैं। इससे स्पष्ट है कि वो दूर के हैं, दूर दराज के लोग हैं
और इसीलिए इतना हिम्मत करके कि अपने चेहरे को खुला रूप से बिना नकाब के इन्होंने डकैती डाली है। तो हम लोग उसको देख रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग इसको पकड़ लेंगे। इसके जो मॉडस ऑपरेंडी है, अपराध करने का तरीका है, वो सबको देखते हुए हमारी टीमें गठित कर दी गई और साथ ही हम लोग लग गए। आश्वासन भी दिए कि जल्दी इस घटना का खुलासा करेंगे। लगभग हमारी फॉरेंसिक की टीम भी आ गई थी और एसएसपी महोदय सबको पत्रकार बंधुओं से वार्ता के दौरान और आप लोगों से वार्ता के दौरान ये आश्वासन भी दिए थे कि जल्द ही इसका खुलासा करेंगे और हमारी लगभग 10 टीम इसमें निकल भी चुकी है और ये इतना आश्वासन दे रहा हूँ कि जल्द ही इसका खुलासा भी करेंगे और जो भय का माहौल है आप लोगों के बीच, जो जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, पुलिस हमेशा आपके साथ। हल्द्वानी में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और महिला अपराध के मामलों में डीएम वंदना सिंह ने पुलिस को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी में बढ़ते क्राइम ग्राफ को देखते हुए डीएम ने निर्देश दिए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 4-5 विभाग मिलकर एक टीम बनाएंगे जो इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज का विजिट करेंगी और उन छात्राओं से सुझाव लेंगी जिनका सार्वजनिक स्थानों पर रोजाना जाना आना लगा रहता है। छात्राओं की फीडबैक के आधार पर शहर के ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाएगा जहां लड़कियां खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। वहां पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया जाएगा। पढ़ाओ के नाम से योजना चलती है, उसका भी एक टास्क फोर्स भी बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ज़्यादातर अवेयरनेस प्रोग्राम्स वो लोग करते हैं। तो इस बार हमने उनकी जो बैठक थी समीक्षा, उसमें निर्देश दिए गए हैं कि 4-5 विभाग एक टीम बनाएं अपनी और डिग्री कॉलेजेस में, इंटर कॉलेजेस में जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो आना जाना करती हैं सार्वजनिक स्थानों पर, उनसे फीडबैक लिया जाए। हर डिग्री कॉलेज में, हर इंटर कॉलेज में ये टीम विज़िट करेगी और उनके फीडबैक से के आधार पर शहर के जो ऐसे स्थान हैं जहां जाने में लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं किसी प्रकार से, चाहे वो अंधेरे के कारण हो, चाहे वहां कोई अराजक तत्व बैठते हैं, कोई पार्क इत्यादि है या कोई इस तरह की चीज़ है, उसके कारण हो, उसमें ऐसे स्थानों की सूची बनाएंगे। पौड़ी सभागार में सभी ब्लॉक से आए हुए पीआरडी जवानों की बैठक में रोजगार दिए जाने की मांग को और हर महीने मानदेय में हो रही कटौती पर नाराजगी जताई गई। इसके साथ ही शासन की जारी नई नियमावली पर भी विरोध जताया गया। प्रशिक्षित जवानों को विभागों में रोजगार देने को लेकर वरीयता देने की मांग की गई। ये है कि पीआरडी जवानों के लिए 365 दिन की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जो कि आज तक धरातल पे नहीं आई। जो घोषणाएं की जाती है वो धरातल पे नहीं आती, लेकिन जो घोषणाएं नहीं की जाती वो धरातल पे उसका शासनादेश बिल्कुल लागू कर दिया जाता तुरंत। आज हमारे जिन जवानों पर फर्जी जवानों ने 2 दिन 4 दिन ड्यूटी की थी, उनके जो है उनको भी सरकार द्वारा ये कहा गया है कि ये भी पीआरडी जवान माने जाए। तो उनको किस आधार पर माने गया? जो जिन्होंने प्रशिक्षण किया, 22 दिन 15 दिन का प्रशिक्षण लेकर जो जवान आया है यहाँ पे, उसको तो ड्यूटी नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। जो भी महिला पीआरडी जवान जो भर्ती कराई गई थी वो विधवा कोटे से है। अब विधवा कोटे से जो महिला पीआरडी है तो क्या अब इनको मिलेगा मातृत्व अवकाश? आप इस बात को सोचिए और आगे तक मेरी बात इस बात को जरूर पहुंचाना। और ये मीटिंग रखने का उद्देश्य हमारा यही है कि जो हमारे काम में सरकार हमेशा ढिलाई कर रही है, देरी कर रही है, हम इसका पूर्ण तरह समर्थन नहीं करते हैं। हम हमेशा विरोध करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे किसी न किसी माध्यम से। उत्तराखंड में महिला उत्पीड़न के विरोध में कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कानून व्यवस्था और महिला अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर रेप का मुकदमा दर्ज होने पर कहा कि अगर विपक्ष विरोध नहीं करता तो 24 घंटे में भी मुकदमा दर्ज नहीं होता। करण महारा ने कहा कि हरिद्वार में दिन दहाड़े लूट की घटना हुई और इससे स्पष्ट है कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। महिला सुरक्षा के साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी है। उन्होंने लोगों से जागरूक होने की भी अपील की है। लाल कुआं में अगर पत्रकार
सक्रियता नहीं दिखाते और कुछ सामाजिक संगठन और विरोधी पार्टियां सक्रियता नहीं दिखाती तो शायद 24 घंटे में भी ये रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। सल्ट के किस्से में भी आप देखिए, चौथे दिन जाके रिपोर्ट लिखी गई है। जब हम लोगों ने इंटरवीन किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां गए, आंदोलन किया, तब उस बच्ची के बारे में रिपोर्ट दर्ज हुई। और बलात्कार हुआ या नहीं हो उसकी पुष्टि कैसे होगी? जब 5 दिन बाद मेडिकल होगा तो क्या है उसका मेडिकल का असर आना, ये आप सब समझ सकते हैं। अंकिता में उनका इन्वॉल्वमेंट, 14 साल की बच्ची का, ओबीसी का उनका कार्यकर्ता, तो ये सारे प्रकरण में है। और मैं तो महिला मोर्चे को देखकर दंग हूँ। निर्भया के उसमें जगह जगह आंदोलन करने वाली, कैंडल मार्च करने वाली वो महिलाएं उत्तराखंड के मामलों में गायब क्यों हैं? हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के दिन लाखों की संख्या में पहुंचे तीर्थयात्रियों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। योग नगरी ऋषिकेश के घाटों में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई। हरिद्वार को 5 सुपर जोन 39 सेक्टर्स में विभाजित किया गया। इसके साथ ही भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई। पुलिस प्रशासन की ओर से हर जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विहंगम दृश्य। हरिद्वार हर की पेड़ी पर लाखों की संख्या में सोमवती अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। एवं उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।